नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आ सकती है। भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए यह शर्त रखी थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उन इलाकों से हटना होगा जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। देपसांग और डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अब जाने की इजाजत अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब संभवतः यह पॉसिबल हो पाएगा। यहां सेनाएं अभी मौजूद है। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट्स से संबंधित है। इससे गलवान जैसा टकराव को टाला जा सकेगा। अप्रैल 2020 में एक सैन्य अभ्यास के बाद चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था, लेकिन 2 साल बाद चीनी PLA 4 स्थानों से पीछे हट गई थी। दौलत बेग, ओल्डी और डेमचौक के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर गश्त पर सहमति नहीं बनी थी और भारतीय सेना को कई इलाकों में रोका जा रहा था। अब भारत सभी जगहों पर पेट्रोलिंग कर सकेगा। सबसे ज्यादा अहम यह है कि अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है तो यह दोनों देशों के बीच कई समझौतों का आधार बनता है, साथ ही सीमा पर शांति का आधार बनता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत भी कर सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि चीन इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल में है और घरेलू स्तर पर भी उसकी आर्थिक प्रगति धीमी हुई है। ऐसे में चीन को अपनी विदेश नीति में थोड़ी बहुत फेरबदल करने की फौरी जरूरत भी है और थोड़ा लचीला रुख दिखाना भी जरूरी है। देखना है कि चीन इस समझौते को निभाता है या नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई समझौते हुए हैं और चीन ने उन्हें तोड़ा है। और आज के मुद्दे में हम इसी बॉर्डर समझौते के ऊपर बातचीत करेंगे कि क्या यह कहीं ड्रैगन की कोई ढाई चाल तो नहीं। देपसांग और डेमचौक ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स थे और अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स से दोनों सेनाएं पीछे हटने को राजी हो गई हैं। इसके साथ ही 2020 के बाद से जो स्टैंड ऑफ था वह भी अब संभवतः नहीं रहेगा और पेट्रोलिंग फिर से शुरू की जा सकेगी। भारत कम से कम इतना तो कहना ही होगा कि चाइना के दबाव में नहीं आया। 4 साल तक यह नेगोशिएशन चला और इस बीच कोई प्रोवोकेशन या एस्केलेशन भारी मात्रा में नहीं हुआ। और ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन का यह समझौता क्या मायने रखता है, इसको लेकर कई सवाल फिजा में हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ी हैं, तो वहीं हमारे साथ थोड़ी देर में रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ेंगे बतौर रक्षा विशेषज्ञ। तो इसके साथ ही सबसे पहले बात शर्मा साहब आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। आप इस पूरे समझौते को कैसे देखते हैं? इसके पीछे के पहलुओं को क्या समझते हैं और इसके पीछे चीन की मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि चीन ऐसे तो मानने वाला नहीं है और जब वह मानता है तो फिर उसके बाद रिवॉल्ट भी करता है। तो खैर उसकी पृष्ठभूमि बाद में। आप सबसे पहले इस समझौते को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर। इस समझौते के पीछे के कुछ कारण इस प्रकार से हैं कि आज की स्थिति में चाइना का इंटरनेशनल अरीना के अंदर कोई खास इम्प्रेशन नहीं है। उसके अमेरिका के साथ संबंध बड़े कड़वे हो चुके हैं। चाइना जानता है
कि राष्ट्रपति कोई भी आए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उनके संबंध अमेरिका के साथ कभी भी नहीं सुधरेंगे। अब आते हैं कि ये अचानक, अच्छा नेक्स्ट जो है, इस समय जो है चाइना की इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है और घरेलू स्थिति के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट और कई चैलेंजेस आए हैं। इस दौरान जो है उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ताकि उसका भारत के साथ थोड़े संबंध सुधरे, और बेसिकली वो संबंध सुधारने की ये प्रक्रिया हुई है कि उसका ट्रेड जो है भारत के साथ और ज्यादा बढ़े ताकि उसके इकोनॉमी में इसका इजाफा हो। तीसरा कारण जो है वो ये है जो ऑनगोइंग जो ब्रिक्स समिट है, इसके अंदर भी इसकी कामयाबी भी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके आपस के अंदर किस प्रकार के संबंध हैं। यही घटना जो है 2017 में भी हुई थी, जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले ही जो डोकलाम का विवाद हुआ था उसको रिजॉल्व किया गया था। तो बेसिकली ये जिस प्रकार का अभी एग्रीमेंट हुआ है, हमें ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। इस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन और इसको किस प्रकार से दोनों पक्ष जो हैं इस एग्रीमेंट को का इज्जत करते हैं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो खैर भविष्य के गर्त में, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आपके इसी पॉइंट को लेकर मंजू मैम मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरह से अभी ये बॉर्डर समझौता हुआ है, हालांकि उसकी डिटेल्स बाद में आएंगी, लेकिन फौरी तौर पर यह समझा जा सकता है कि दोनों सेनाएं वहां से पीछे हटेंगी, पेट्रोलिंग रिस्टोर हो पाएगा। मतलब प्रायर टू 2020 का सीन हम देख सकते हैं, क्योंकि उस समय के बाद से तो स्टैंड ऑफ ही है। लेकिन इसी के मद्देनजर क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि 2017 में भी जब वो समिट हुआ था, उसके पहले डोकलाम रिजॉल्व हुआ था, और 2020 में हमने गलवान वाला एपिसोड भी देखा है। तो क्या कैन वी रिलाय ऑन चाइना? अब इस ऐसे समझौतों को चाइना कितना तवज्जो देता है ये भी सबको पता है। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं तो म्यूट पे नहीं हूँ। ओके, प्लीज गो अहेड मैम। चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब वो अपना बदल दे माइंड वो कह नहीं सकते, जो हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि उनको जैसे उन्होंने दूसरे वक्ता ने भी कहा कि ये उनके इंटरेस्ट में है इस वक्त कि इसको रिजॉल्व करें, ताकि दोनों का जो आपसी रिलेशनशिप में सुधार आए और उनका जो ट्रेड है और बढ़े इंडिया के साथ, ताकि कोई रुकावट इंडिया ना डाले अगेंस्ट चाइनीज प्रोडक्ट्स कमिंग इनटू इंडिया। तो एक ये वो एक जरूर कारण है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है अभी, और साथ में वो समझ रहे हैं कि जैसे वो आइसोलेट होना शुरू हो गए काफी कंट्रीज के साथ, उनकी आइसोलेशन थोड़ी बहुत हो गई है, तो इंडिया के साथ वो चाहते हैं कि कुछ समझौता हो ताकि थोड़ा सा नॉर्मलसी आए। लेकिन कितनी देर ये वैलिड रहेगा और ऑन द ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट होगा जो समझौता हुआ है, वो अभी हमको देखना बाकी है। और चीन अपना, मुझे लगता है अपना पैरामाउंट रखता है अपना इंटरेस्ट, और अगर उनके इंटरेस्ट में होगा तो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने देखा भी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़ा दिया अलॉन्ग द एलओसी, अलॉन्ग द एंटायर एलएसी सारा बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब इंडिया के ऊपर दबाव बनाए रख रहे हैं। और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमेशा चाहते हैं कि हम बात करें कोई भी, चाहे ट्रेड की हो, चाहे आपसी बॉर्डर इशू हो, चाहे कोई भी संबंध हो, वो अपने चाहते हैं कि हमारा अपर हैंड रहे। और अगर उनका जब तक अपर हैंड है, मुझे लग रहा है वो इस समझौते के, और जब उनका हित जब तक इसमें सर्व होता है, तो वो मुझे लग रहा है तब तक इसको वो फॉलो करेंगे। और जब उनको लगेगा कि अब इंडिया पे थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं और इंडिया का हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो अपने जो समझौते हैं या उनसे उनको इधर उधर एक तरफ रख सकते हैं और वो कर सकते हैं। जैसे हमने इतने सालों में देखा है उनका जो रवैया रहा है चीन का, तो ऐसा मुझे लग रहा है फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ऑन दैट नोट शर्मा साहब, एक वैलिड क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप क्या इसमें किसी और की प्लेयर की भूमिका भी देखते हैं क्या? क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते अमूमन कैसे हैं इसे बयां करने की जरूरत नहीं है,
और आपने जो बात की और इशारा किया था कि अमेरिका से चीन के अभी बहुत बेहतर संबंध नहीं हैं, लेकिन रूस के साथ तो हैं और रूस के भारत के साथ हैं, तो आप क्या रूस के भी किसी रोल को इसमें आंकते हैं कि क्या रूस ने कोई संभवतः इसमें हस्तक्षेप किया होगा या उसके इंटरेस्ट से ये चीजें सॉल्व हुई है या फिर नहीं? देखिए साहब, ये किसी भी चैनल से ओपनली तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा गया कि इस समझौते के पीछे रशिया का कोई हाथ है। लेकिन हमें ये यकीन है, जब हम ये मानते हैं कि रशिया के साथ हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, अभी से ही नहीं कई डिकेड से हमारे संबंध हैं, तो मेरा ये मानना है कि रशिया जिस पोजीशन में आज है, इस युद्ध के अंदर है, वो हमेशा चाहेगा कि भारत किसी प्रकार के डिस्प्यूट के अंदर अपने नेबरहुड के अंदर ना फंसे। अगर आपको याद होगा कि 2-4 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ की है कि वो हमारे अच्छे मित्र हैं, एक सुलझे हुए राजनेता हैं। तो इस प्रकार के जो इंडिकेशन आते हैं, तो हो सकता है कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ उन्होंने भी कोई रोल प्ले किया हो, और बेसिकली अगर उन्होंने कोई रोल प्ले किया है तो उसके अंदर उनके भी 2 इंटरेस्ट आ जाते हैं। पहला ये है कि भारत हमारा देश है और इन दोनों देशों में किसी प्रकार का इस समय जो प्रेजेंट हालत है, इस समय किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि रशिया ऑलरेडी टेंशन से और यूक्रेन वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। वो नहीं चाहेगा कि उसके 2 मित्र देशों के अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट हो। एंड सर, ऑन दैट नोट, दैट ब्रिंग्स मी टू द टाइमिंग ऑफ दिस, ये जो इजहार किया गया है ये डिक्लेरेशन का, सर ये ब्रिक्स समिट के एन पहले हुआ, और अभी एससीओ समिट में भी हमने देखा है पाकिस्तान का रवैया हमारे खिलाफ थोड़ा नरम था, और ऐसे में अब चीन का यह रवैया और इस तरह की बात ब्रिक्स समिट के पहले वही सोचने को मजबूर करती है। सर देखिए साहब, ऐसा है कि जो भी कोई समझौते संधि आपस के अंदर वो संबंध सुधरते हैं, वो ओवरनाइट नहीं हो जाते, कि उनके लिए कितना डिस्कशन, कितनी मीटिंग, कितना समय लग जाता है, फाइनल जो एक ड्राफ्ट तैयार होता है और उसके बाद किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट होती है। अगर आप देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था 2017 के अंदर, उससे पहले हमारा बहुत ज्यादा डोकलाम क्राइसिस के ऊपर हमारा चीन के सामने आमना सामना था। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि फौजें जो है वो डिप्लॉय हो गई थी उस इलाके के अंदर आमने सामने। लेकिन ब्रिक्स में जाने से पहले ही जो है वो उस वाले डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व कर दिया गया। अब मैं एक पॉइंट जो बनाना चाहता, क्यों हमेशा होता है ये कोइंसिडेंस, तो हो नहीं सकता कि 2024 में भी पहले अचानक ही सारे प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है, और यही घटना जो है 2017 में हुई। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ब्रिक्स की कामयाबी जो है आज के हालात में, आजकल के इंटरनेशनल एरेना को देखते हुए, ब्रिक्स की कामयाबी तभी हासिल हो सकती है जबकि जो ताकतवर देश हैं, जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, भारत या अन्य देश जो इसके साथी हैं, अगर उनके अंदर एक बहुत प्रकार के अपने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, अगर संबंध नहीं है लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक हैं, हमारे अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तभी इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफल हो सकती है। इसका एम जो है वो सिक्योरिटी है, दूसरा अपना ट्रेड को डेवलप करना है, आपस के अंदर मेल मिलाप करना है, जिससे इन देशों की इकोनॉमी में इजाफा हो। लेकिन अगर आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम तो आपस में लड़ते मरते रहेंगे, तो उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह से तरक्की नहीं हो सकती। मैं एक पॉइंट आपको ऐड करना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि एससीओ वाला, एससीओ में आपको किस एंगल से लगता है कि पाकिस्तान का जो है हमारे प्रति रवैया नरम था?
मुझे तो किसी भी ढंग से वो नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ हम अपना इम्प्रेशन बेस कर लें कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे पत्रकारों से इमोशनल अपील कर रहे हैं कि हमें अपने संबंध सुधारने चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए। अरे भाई 10 दिन के अंदर तो आपने कल जो है उनके कारनामों को गंदरबल में देख लिया हुआ। तो एससीओ के अंदर पाकिस्तान का हमारे प्रति किसी किस्म का मैत्रीपूर्ण रवैया है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर हम बातचीत ना करें और अपना जी ठीक है। ओके, तो अब आपके मंजू मैम, आपने एक पॉइंट के ऊपर इशारा किया था, आपने आर्थिक स्थिति के बारे में भी कहा था। तो आपको क्या लगता है कि यह जो चीन का ऐसा रवैया हम देखने को मिल रहा है, हमें क्या भारत से कुछ आर्थिक रियायतें, इकोनॉमिक कंसेशन चीन चाहता है, और क्या फिर इसी के बूते उस पूरे बॉर्डर वाले एरिया में यह शांति का आधार बन सकता है? शांति का आधार अभी तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा कोई उनके साथ वो मैच नहीं है। उनका जो ट्रेड बैलेंस है बहुत हाई है, बहुत उनके फेवर में है, और उनको वो पता है। लेकिन वो चाहेंगे कि इससे कम ना हो, क्योंकि बहुत सारी उनकी जो आर्थिक स्थिति है इस पे निर्भर है कि इंडिया के साथ और एक्सपोर्ट वो करे इंडिया को। और यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं, स्टील के ऊपर भी बात हुई थी अभी कुछ हाल ही में, कि बहुत सारा चीप स्टील आ रहा है इंडिया में, जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है उससे कम दामों में आ रहा है। तो हम उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, और काफी स्टील जो आता है वो चीन से भी आता है। हाँ। और ऐसे कमोडिटीज और आइटम्स जो आते हैं वहां से बन के, वो हर एक चीज यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरिंग से वो कम कर देते हैं, क्योंकि उनका एक सिस्टम अलग है वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग का। फुल वो काफी उसको सॉर्ट ऑफ ओपन नहीं रखते हैं। हमें पता नहीं क्या किस कारण उनका इतना कम, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्यों इतने उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों है, तो होते हैं इनके। और वो इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, और इंडिया समझ रहा है कि वो क्या करते हैं, लेकिन हम अपने टैरिफ बढ़ा सकते हैं या कुछ और रुकावट डाल सकते हैं उनके प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी रुकावट आए और इंक्रीज होने में कोई भी इसका कोई भी इंडिया कोई एक्शन ले। देखिए ये कारण तो है ही। हाँ। जो इंडिया पे बोल रहे कि अच्छा नहीं, हम फ्रेंडली रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं, हम सब रिजॉल्व कर देंगे आपके हिसाब से। तो आई थिंक आर्थिक एक जो फैक्टर है बहुत स्ट्रांग है इसमें। हाँ। और ऑफ कोर्स ब्रिक्स समिट की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि सारे मेंबर्स जो हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसमें बिल्कुल एक नजरिया रखें। और अगर बायलैटरल मीटिंग अगर होती है, कोई भी इश्यूज रिजॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प करती है। लेकिन हाँ, यू हैव बीन ओवरसीइंग दिस इंटरनेशनल रिलेशन। मान लीजिए चाइना, और यदि हम भारत की ही बात करें और ब्रिक्स के इस बार आयोजन के वेन्यू की भी बात करें, रशिया में हो रही है। पिछले 4 महीने में हम देखें तो ये प्रधानमंत्री का संभवतः दूसरा दौरा है रूस के लिए। रूस भी यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वेस्ट से उसके वैसे रिश्ते नहीं हैं, चाइना के भी वेस्ट से वैसे रिश्ते नहीं हैं। भारत का रूस के साथ मैत्रीपूर्ण हमेशा से रिश्ता रहा है। तो ऐसे में क्या वह रूस भी ऐसा चाहता है कि एट दिस जंक्चर, जब दोनों वेस्ट से कटे हुए हैं, तो कम से कम भारत भी हमारे साथ मिलकर रहे, विद्रोही सुर में ना रहे, वेस्ट से ज्यादा उसकी करीबी ना बढ़े, ये उनके लिए भी हित में है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उनके हित में जरूरी है कि इंडिया भी उनके साथ बने, और इंडिया के हित में भी है, मुझे लगता है, टू कीप ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल। हम भी बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहेंगे और एक ही किसी कैंप में नहीं शामिल करना चाहेंगे। और ये मल्टीलैटरल एक मीटिंग जो हो रही है ब्रिक्स की, ये शुरू से ही इंडिया ने काफी इसमें एक रोल प्ले किया है, शुरू से हर एक उसमें। और अब वो नहीं चाहेंगे रूस और चीन कि इंडिया बहुत वेस्ट की तरफ चला जाए। तो इसकी वजह से भी वो एक वेस्ट के सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस में कंप्लीटली नहीं आ जाए, क्योंकि इंडिया और रूस के तो अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, और अब बीच में काफी चीन के साथ भी इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हो गए थे। लेकिन चीन को लगा कि उनका जो इंटरेस्ट है, हित है, इसी में है कि इंडिया को नीचे रखा जाए, और हर मौके पे
वो इस किस्म की और इसीलिए इतने सालों से बॉर्डर इशू को रिजॉल्व ही नहीं कर रहे। उनको एक वो मतलब कितने नेगोशिएशंस हो गए हैं और पीस और ट्रैंक्विलिटी के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और कितने और एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि नहीं बॉर्डर इशू एक तरफ रखिए और रिलेशनशिप को नॉर्मल करिए। तो वो तो हो नहीं सकता, इंडिया ने बड़ा क्लियर कर दिया था। तो आई थिंक दे हैव आल्सो अंडरस्टूड एटलीस्ट दैट कि कुछ तो नॉर्मल्सी दिखानी पड़ेगी, कुछ तो उनको पहल करनी पड़ेगी और विड्रॉल करनी पड़ेगी फ्रॉम द पॉइंट्स, टेंशन पॉइंट्स। और क्योंकि उन्होंने ही इंक्लूड किया था, वही अंदर आए थे, तो आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट दैट दे नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट, बट कितना एडजस्टमेंट करेंगे और कितनी देर तक करेंगे that remains to be seen. हाँ, that is always be a mystery। और इसी नोट पर हम शर्मा साहब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि अब दोनों पॉइंट डेमसोंग और डेमचोक से तो हम मान लीजिए दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। हालांकि प्रारंभिक तौर पर अभी हम ये कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने जगहों पर पेट्रोलिंग फिर से रिस्टोर हो पाएगी, कितनी दूर तक हम जा पाएंगे, ये सब बाद में आएगा। एस जयशंकर साहब का वह बयान भी इस संदर्भ में याद आता है जब उन्होंने कहा था कि 75% जो प्रॉब्लम है या जो कंफ्यूजन है वो हमने काफी हद तक सॉल्व कर लिया है। तो अब भारत, क्या आपको लगता है कि चीन के दबाव के आगे सरेंडर नहीं किया? क्या भारत ने अपनी भूमिका को बहुत स्ट्रांगली रखा? क्या क्योंकि इसी बीच भारत ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी वहां पर किए हैं, रोड्स बनाए हैं। पहले हम नहीं करते थे, हमें डर लगता था कि कहीं एनिमी उस टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं कर ले, लेकिन अब हम ऑल गन्स ब्लेजिंग जाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। आपको लगता है कि ये टैक्टिक भी काम आया है? और यदि यह टैक्टिक काम आया है तो आगे भारत अब दोबारा से फिर से गलवान ना हो पाए, इसके लिए कितना अलर्ट रहना पड़ेगा? शर्मा साहब देखिए, पहले तो आपको ये जो दो प्लेसेस हैं इनकी मैं संक्षेप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ये जो डेप्थंग एरिया है ये पूरा एक हिली प्लेन ग्रेवल्ड एरिया है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि खुला इलाका है और फौजें जो है यहाँ पर आसानी से मोबिलाइज हो सकती हैं, बाकी पहाड़ी क्षेत्र के बनस्पत यहाँ पे हो सकती है। दूसरा, ये डिस्प्यूटेड एक्साइज चेन का पोर्शन है, ये तकरीबन को 80 किलोमीटर वेस्ट का जो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान से होती हुई LAC है उसके 80 किलोमीटर वेस्ट में है और ये बहुत ही क्लोज टू साइकिन ग्लेशियर है। ठीक है जी। अगर हम इसके ऊपर, अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है ये हमारा दौलत ओल्डी बेग जो एयरपोर्ट है हमारा लद्दाख के अंदर, और श्योक रिवर दौलत बेल्टियोक एयरपोर्ट और उस वाली रोड को जो है ये डोमिनेट करता है। इस इलाके का हमारा वहां से हटना और चाइनीज का ऑक्युपाई करना हमारे सुरक्षा के लिए बहुत ही हानिकारक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर वो लोग जो है साइकिल को हमारे से काट सकते हैं, हमारे से अलग कर सकते हैं पाकिस्तान को खुश करने के लिए। ये तो उस इलाके की है। दूसरा आ जाता है टैम चौक। टैम चौक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो जो इंडस वैली है या बाकी पानी के क्षेत्र हैं वो बहुत उसके नजदीक से बहते हैं। टैम चौक के ऊपर कंट्रोल होना चाइना का, इसका मतलब है हमारा पानी का फ्लो के ऊपर भी खतरा मंडराता है। और दूसरा, टैम चौक के अंदर एक हॉट स्प्रिंग है जहां से गर्म पानी निकलता है जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है। ये इन दोनों जगहों की इंपॉर्टेंस है। हमने हर बार जो है चाइना के साथ 2014 के बाद जो है हमने भी सेम पोजीशन के ऊपर बैठकर बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर यस हमने इम्प्रूव किया है, बहुत तेजी के साथ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री माइट या डिफेंस फोर्सेस का माइट जो है वो ओवरनाइट नहीं आप उसको नंबर 1 बना सकते हैं, उसको शक्तिशाली बना सकते हैं। इन चीजों को डेवलप होने के लिए कई साल लग जाते हैं क्योंकि हमारा देश जो है एक डेमोक्रेसी है, डेवलपिंग कंट्री है। हम जो है अपने कमाई का लाइन हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम डिफेंस के ऊपर नहीं खर्च कर सकते। हम इस पोजीशन में नहीं है। हमें बाकी भारत सरकार ने बाकी क्षेत्रों का भी विकास करना है। तो धीरे धीरे जो हमारा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके के अंदर पूरा हो रहा है
उसके अंदर डेवलपमेंट आ रही है, बहुत तेजी के साथ आ रही है, हम कर रहे हैं। और हम अपने इंटरेस्ट, चाहे वो PP11 है, 13 है, फिंगर टिप्स है, जहाँ प्यांगसो रिवर है, प्यांगसो लेक है, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सुरक्षा के लिए। लद्दाख के अंदर हम किसी भी हालत में वहां से हम अपने इंटरेस्ट को, मिलिट्री इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ओके। और एक क्लोजिंग कमेंट मंजू मैम आपसे भी लेना चाहेंगे कि शुड वी बी जुबिलियंट अबाउट दिस बॉर्डर एग्रीमेंट एज ऑफ नाउ एंड और दैट कंपेल्स अस टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस? क्या हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? क्या चीन की कहीं ये ढाई चाल तो नहीं? बिल्कुल, वी हैव टू हमेशा बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, कॉशियस रहना पड़ता है चीन के साथ, और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी जो अग्रीमेंट्स हैं, अपने साइड ऑफ द कमिटमेंट को कब वो उससे अलग हो जाए, मुकर जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि उनका तो इवॉल्व, हर एक कंट्री का इवॉल्विंग इंटरेस्ट होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें एटलीस्ट एक सांस लेने का, एक जुबिलेंट होने की कोई जरूरत नहीं, बट एक सांस लेने के लिए कि यस सम इम्प्रूवमेंट इज देयर, और एटलीस्ट पेट्रोलिंग तो शुरू हुई, जो ब्लॉक की हुई थी, हमने उनकी भी ब्लॉक की हुई थी, उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग ब्लॉक की हुई थी इन पॉइंट्स पे, तो एटलीस्ट वो पेट्रोलिंग तो नॉर्मल रिज्यूम हो, थोड़ा विड्रॉल, थोड़ा बहुत शायद फोर्सेस का हो, ट्रूप्स का हो, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई बातचीत नहीं आई है बाहर कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन थोड़ा सा स्पेस, एटलीस्ट ब्रीदिंग स्पेस कह लें, और थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट अगर आई है तो हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। लेकिन जुबिलेंट बिल्कुल होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, और ना हमको होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक ब्रीदिंग स्पेस तो जरूर मिला है, और जुबिलेंट होने की जरूरत नहीं है, कॉशियस रहने की जरूरत है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। अपने बारीकी से हर बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखा, और जिस तरह से यह एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के बहुत सारी डिटेल्स तो बाद में ले आएंगे, लेकिन ये एक फौरी राहत तो जरूर है कि 2020 से पहले वाली सिचुएशन में हम वापस जा रहे हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि भारत ने जिस सॉलिडेरिटी के साथ, पेशेंस के साथ इस एग्रीमेंट तक पहुंचने का कदम बढ़ाया है, आगे भी उसी फोकस के साथ इसे जारी रखे, ताकि चीन कभी भी हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश ना कर सके। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।